अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एरियाज़ हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एरियाज़ हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट है एम्बेसीज़। अगर बाहर की कंट्री की कोई भी एम्बेसी हमारी कंट्री में लोकेटेड है, जैसे कि अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में, कैनेडियन है, यूएस ब्रिटिश एम्बेसी यहाँ पर है, तो वो हमारे एरिया में काउंट नहीं होगी, वो उस कंट्री की एरिया में काउंट की जाएगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। कंसुलेट्स, वही एम्बेसी अगर छोटे रूप में मेंटेन की जाती है तो उसको हम कंसुलेट्स बोलते हैं। कंसुलेट्स भी हमारे एरिया नहीं काउंट होगा। अगर वो किसी और कंट्री का कंसुलेट है तो उसका एरिया माना जाएगा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी आर्मी की यूनिट कॉन्गो में है तो वो कॉन्गो का एरिया जब तक हमारी यूनिट के कंट्रोल में हो हमारे एरिया माना जाएगा। सिमिलरली अगर बाहर की किसी कंट्री की आर्मी की यूनिट हमारे यहाँ पर है तो वो हमारा एरिया नहीं माना जाएगा, वो उस कंट्री का एरिया माना जाएगा। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ। भाई जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑफिसेज इंडिया में कई जगह पर हैं। तो वो एरिया, वो जो ऑफिसेज है वो हमारे टेरिटरी में काउंट नहीं किए जाएंगे, वो इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। हेलो बच्चों, अगला टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? किसी भी कंट्री की बाउंड्री जो उसके पॉलिटिकल, उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा, प्लस इंटरनेशनल वाटर्स में, जैसे हमारे एक तरफ हमारी कंट्री के एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ वे ऑफ बंगाल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो हमारे एरिया में काउंट होता है। बाकी और कौन कौन सी चीज़ें हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे? तो सबसे पहले है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। भाई हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पड़ोस में कोई मिस्टर चटर्जी रहते हैं, उनके हवाई जहाज चलते हैं जो चाइना और जापान के बीच में चलते हैं। तो अगर उन हवाई जहाज के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी, क्योंकि दैट एयरक्राफ्ट इज ओन बाय मिस्टर चड्डा। सिमिलरली कुछ और इट शुड बी ओन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री। तो अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होगी तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगी। सिमिलरली फिशिंग वेसल्स बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल वाटर में मूव कर रही हैं, अगर वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ओन करते हैं तो, या फिर जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, हमारे जैसे नवी मुंबई में हमारे ओएनजीसी के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, और हमने इंटरनेशनल सी में हमने स्पेशल परमिशन लेके, ध्यान रखिएगा कि इट शुड हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, तो हमने स्पेशल परमिशन लेके हम वहाँ पे सी ओशन फ्लोर से हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो हमारा एरिया काउंट होगा। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे एरिया में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है एम्बेसीज। अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर है, अगर इंडिया की एम्बेसी रशिया में, यूएसए में, कनाडा में है, तो वो हमारे एरिया में काउंट की जाएगी। सिमिलरली कंसुलेट्स होते हैं जहाँ पे कि कुछ कंट्रीज अपनी फुल फ्लेश्ड एम्बेसी ऑपरेट नहीं करती, जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की एम्बेसी कंसुलेट्स हमारे यहाँ पर हैं जो बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ कुछ स्टाफ होगा, 5, 10, 12, 15 लोगों का स्टाफ होगा जो अपनी कंट्री को हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारे एरिया में काउंट नहीं की जाएगी, बिकॉज इट इज़ द कंसुलेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसी तरीके से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कॉन्गो में है, हमारे कुछ आर्मी यूनिट्स हैं जो कॉन्गो में, जो पीसफुल मिशंस के लिए वहाँ रखी गई हैं, तो वो एरिया जब तक हमारी आर्मी के कंट्रोल में, वो एरिया हमारा एरिया माना जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इंडिया की डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट किए जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ये एक आदमी भी हो सकता है
और एन ऑर्गेनाइजेशन, और कोई बहुत बड़ी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो एक कंट्री के अंदर ऑर्डिनरी रिसाइड करती है, जो उस कंट्री के अंदर रहती है या उसका ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है, एंड उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रही है वो हमारी कंट्री के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा कि दो कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा बुलाया जाएगा। पहली कंडीशन, द रेजिडेंट लिव्स, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो यहाँ पे रहना चाहिए, और लोकेटेड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री, वो जो भी काम कर रहा है, अगर इंडिविजुअल है कोई जॉब कर रहा है, या अगर इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे पैसे कमा रहा है, जैसे कोक, पेप्सी, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे वॉट एवर एक्टिविटीज आर कैरिंग आउट वो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो जो भी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बुलाते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो सबसे पहले आ गया फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए यहाँ पे घूमा और वापस चले गए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनका स्टे हमारी कंट्री में 1 साल से कम है। दूसरी कैटेगरी, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। यहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज हैं बाहर के देशों की, उनका जो भी स्टाफ है, या जो आर्म फोर्सेस बाहर की आर्मी की यूनिट यहाँ पर है, उनका जो भी स्टाफ है वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी कंट्री में लोकेटेड हैं वो हमारी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगी, वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। देन फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। भाई ये यूएनओ, डब्ल्यूएचओ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर ये इनका काम वो 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक यहाँ के यूएनओ ऑफिस में एक अगर अमेरिकन आके काम करता है और वो 1 साल से कम काम कर रहा है तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उसका स्टे इंडिया में 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन्स में फ़र्क होता है। सिटीजन नहीं माना जाएगा, he will be considered as normal resident of our country, not citizen. अगला पॉइंट है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स एक्सेट्रा। जैसे बहुत सारी शिप्स है जो कि बॉम्बे में या विशाखापट्टनम में या अलग अलग कोस्टल एरियाज में आके डॉकिंग करती है, यहाँ पे सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है। कभी कभी शिप 2-2, 3-3 महीने तक हमारे डॉक पे खड़ी रहती है। उनका वर्कर यहाँ पर आता है, कंट्री में घूमते चले आता है, तो उनका जो स्टे है वो हमारी कंट्री में 1 साल से कम के लिए होता है, इसलिए हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते। अगला पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। जैसे हमारा बॉर्डर नेपाल के साथ खुला है, तो बहुत सारे नेपाल के लोग जो हमारी कंट्री में आते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं, सुबह आए शाम को काम करके वापस चले गए। हमारे वैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो वो अगर नेपाल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो नेपाल के रेजिडेंट माने जाएंगे, वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं, सुबह गए काम करा वापस आ गए, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे, वो उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स में। करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं जो कि पेयर अपनी इनकम से पे करता है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं जो पेयर अपनी वेल्थ से पे करता है। वेल्थ इज समथिंग विच इज़ एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपके कई सालों से आपका जो पैसे इकट्ठा हो रहा है उसको हम वेल्थ काउंट करते हैं। तो अगर वेल्थ से कुछ पे किया जाता है उसको हम कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। सिमिलरली रेगुलरिटी के बेसिस पर जो करंट ट्रांसफर्स है वो रेगुलर होती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक अलाउंस पे करती है जो रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन जो यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हेल्पलेस है, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पर हर मंथ एक ओल्ड एज पेंशन दी जाती है टू कॉम्पेंसेट देम, तो उसको हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। जो कैपिटल ट्रांसफर है वो इरेगुलर होता है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया जाता, वो मंथ टू मंथ नहीं दिया जाता, वो कभी कभी दिया जाता है।
मेन फॉर जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं मेन फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो दिए जाते हैं जिससे कि जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, डोनेशन है, कि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो कैपिटल ट्रांसफर्स है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। इसके एग्जांपल्स है ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस। ग्रांट्स जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ ग्रांट करते हैं, कुछ फाइनेंशियल ग्रांट करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे रही है, तो वो करंट ट्रांसफर्स का पार्ट होगा। ग्रांट बेसिकली वन वे पेमेंट होता है जो कि वापस नहीं लिया जाता। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारे करंट ट्रांसफर्स के एग्जांपल हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स, इसमें वॉर डैमेजेस, भाई सपोज एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक करा और वो जिसने अटैक करा वो कंट्री हार गई, तो दूसरी कंट्री कुछ डैमेजेस चार्ज करती है फ्रॉम द कंट्री विच had attacked him to recover the losses suffered by the country due to the war। तो वो वॉर डैमेजेस काउंट किए जाते हैं। ऑब्वियसली रेगुलर नहीं है ये चीज़ें, तो हम कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ये भी रेगुलर नहीं होता, ये कभी कभी टाइम टू टाइम दिया जाता है बट नॉट रेगुलर, इसलिए हम इसको कैपिटल ट्रांसफर में काउंट करते हैं। ओके बच्चे लोगों, मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या फ़र्क होता है। फाइनल गुड्स होता है, पहले हम इसको मीनिंग के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सारी की सारी गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ की जा रही है। भाई एक हाउस होल्ड सपोज अपने घर में के लिए ब्रेड लेकर आया, उसने खाया पिया और कंज्यूम कर लिया, तो वो हम फाइनल गुड में काउंट करेंगे। या फिर किसी फर्म ने कोई गुड को खरीदा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब वो उस गुड को रीसेल नहीं कर रहा है या उसे एज रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा है। एक फर्म ने अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी खरीदी जिससे कि वो आगे प्रोडक्शन कर सकें, तो वो फाइनल गुड कब में काउंट की जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स होती है कोई भी ऐसे गुड जो रीसेल के लिए यूज़ की जाती है या फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल, तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। जो दूसरा इसका क्राइटेरिया है डिफ्रेंशिएट करने का, वो है ट्रीटमेंट। फाइनल गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के गुड की वैल्यू को हम ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता या किया नहीं जाता। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो गुड्स जिनमें अभी भी वैल्यू एडिशन की पॉसिबिलिटी है। भाई एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक हाउस होल्ड ब्रेड लेकर आया, उसने खाया पिया ख़त्म कर दिया, तो हाउस होल्ड के लिए ब्रेड जो है वो एक फाइनल गुड काउंट की जाएगी। लेकिन अगर सेम ब्रेड एक रेस्टोरेंट लेकर आता है, उसने ब्रेड पकौड़े बनाए मार्केट में बेच दिए, तो वो जो गुड है वो इंटरमीडिएट गुड में काउंट की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी गुड अपने आप में फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं होती। आप गुड को कैसे यूज़ कर रहे हो, कौन गुड को यूज़ कर रहा है, वो उस गुड का यूसेज ये बताता है कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि मैंने अगर ब्रेड कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर सेम ब्रेड रेस्टोरेंट यूज़ कर रहा है, एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड काउंट की जाएगी। देन प्रोडक्शन बाउंड्री, जब तक कोई भी गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है, जब तक कोई भी गुड उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब उस पर कोई ना कोई काम चल रहा है, उसको कुछ और उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है तो हम उसको हम इंटरमीडिएट गुड काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, मतलब अब उसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको फाइनल गुड में काउंट करेंगे। देन इसके एग्जांपल, जैसे बटर परचेज बाय हाउस होल्ड, तो एक हाउस होल्ड ने मक्खन खरीदा, अपने घर में खा पी के ख़त्म कर लिया, तो फाइनल गुड एग्जांपल है। लेकिन अगर सेम बटर इज परचेज बाय होटल टू प्रिपेयर लंच और डिनर, तो वो जो बटर है इट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी गुड अपने आप में फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं होती है, उस गुड को यूज़ कैसे किया जाता है विच मेक्स दैट गुड अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड।